Hello everyone. Now today's content is physiological changes due to aging and role of physical activity. यानी आज का कंटेंट जो है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, यानी क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जब हमारी एज जो है बढ़ने लगती है। जब एज जो है समय के साथ बढ़ती है तो उसमें कई तरीके के फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी शारीरिक बदलाव जो होते हैं वो आने लगते हैं। और इसमें रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी का क्या मतलब, रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो होती है उसका क्या रोल होता है। विद द ऑनसेट ऑफ ओल्ड एज, यानी जहाँ से हम आरंभ शुरू करते हैं इसके साथ एजिंग प्रोसेस, द स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड, जहाँ से स्टार्टिंग की हमने अपनी शुरुआत किया, एज बढ़ी, जिस एज के पहले हमने थोड़ा स्टार्ट किया था कि थोड़ा एक्टिविटी करते थे, उसके बाद उस एक्टिविटी में क्या होता है स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड, यानी थ्रेशोल्ड यानी किसी स्टार्टिंग यानी बोला जाए किसी ख़राब चीज़ की या कोई ऐसी घटना जो शुरू होने वाली है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, वो थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड परफॉर्मेंस इस डिटोरॉइड्स, यानी डिटोरॉइड्स यानी बिगड़ने लगती है वो चीज़, टू बिकम वर्स, और भी होने लगती है। रिसर्चर्स हैव प्रूव दैट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन रीच देयर पीक परफॉर्मेंस, यानी रिसर्चर ने कहा है कि जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है उसका पीक परफॉर्मेंस जो होता है समवेयर बिटवीन द एज ऑफ 20 एंड 30 ईयर्स, उसका सही सबसे पीक पॉइंट होता है एज जो होती है वो 20 टू 30 ईयर्स के समय के बीच की होती है। द डिके इन फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज, यानी डिके यानी जो कहेंगे स्लो होते जाना, वो स्लो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो स्लो होते जाएंगे, यानी जो स्लोली जितने होते जाएंगे उसको वो उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होते जाएंगे, हम स्लो होने में इंक्रीज़ होते चले जाएंगे, यानी और भी तेज़ी से स्लो होंगे अपनी एक्टिविटी में जैसे जैसे हमारी एज जो है वो बढ़ती जाएगी। विद एडवांसिंग एज डिपेंडिंग अपॉन हेरिडिटी, अगर देखा जाए तो अगर एडवांसिंग एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो एज अगर आपकी थोड़ी ज़्यादा भी है लेकिन उसके बावजूद हम जो है फिज़िकल एक्टिविटी ठीक ठाक कर लेते हैं, हम टहलते घूमते वॉक करते हैं, अच्छा है ना, धीरे धीरे स्लो जॉगिंग भी कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी जीन्स में, या आपकी जीन्स में कैसे जीन्स रहें जो आपको आज तक अच्छा मजबूत बना के रखें। लेस फिजिकल एक्टिविटी, डिजीज़ हेल्थ प्रॉब्लम्स, अलग अलग टाइप की ऐसी चीज़ें इसमें आने लगती है हमारे जैसे जैसे एज बढ़ती है। प्रॉब्लम सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जैसे आजकल क्या है मोस्टली बच्चे जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल ही जी रहे हैं, घर में बैठ गए तो बैठे हैं तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो नहीं तो लैपटॉप पे लिए बैठे हैं, कंप्यूटर पे लिए बैठे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, मोबाइल में पबजी खेल रहे हैं, तो बैठे हो चाहे वो लेटे हो, मतलब अपना समय जो है इन्हीं सब चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं। ये होती है उनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल। पुअर डाइट जो है वो पुअर लेने से, जैसे हमारी खाना पीना अगर अच्छा नहीं होगा, बैलेंस फॉर्म में हम डाइट नहीं ले रहे हैं तो हमारे लिए ये फिर तो पुअर डाइट मानी ही जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर न्यूट्रिशन जो है वो अच्छी तरह पहुंच नहीं रहे, जो भी विटामिन पहुँचने चाहिए, फैट जो पहुँचना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट पहुँचना चाहिए, प्रोटीन पहुँचना चाहिए, वो सही मात्रा में हमारे बॉडी में पहुँच ही नहीं रहा है। ओवर स्ट्रेस, टेंशन, पॉल्यूशन और अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट, अब आप आजकल के समय में देख रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये समय हमारा लॉकडाउन का पीरियड है, तो लॉकडाउन में पॉल्यूशन का लेवल तो थोड़ा कम हो गया है, बट स्ट्रेस जो है वो बढ़ गया, मेंटल स्ट्रेस जो है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो अब घर बाहर खेलने भी जाते थे, समय बिताते थे, 2-4 घंटा लोग दोस्त यारों से बातचीत भी कर लेते, तो अपना स्ट्रेस जो थोड़ा बहुत होता भी था तो उसे रिलीज़ कर लेते थे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं हो पा रही है, अब घर ही में है, 4 दीवारी के अंदर है, तो स्ट्रेस थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए भी है मेडिटेशन करिए, योग करिए, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट करिए, वो उससे भी रिलीज़ होगा। घर में एक्टिविटी भी होती है, घर में एक्सरसाइज भी होती है, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट यानी आप देखिए जिस इन्वायरमेंट पे रह रहे हैं वो अनहाइजीनिक नहीं होना चाहिए, वो इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप गंदगी ना पसंद करें, ज़्यादा होगा साफ़ सुथरेपन को पसंद करें, ज़्यादा हो सके इस समय जो है अपने को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि अपने आसपास का एरिया जो है वो थोड़ा साफ़ रखें। आसपास का एरिया ये नहीं कह रहा हूँ कि मोहल्ले के आसपास का एरिया, आप जिस 4 दीवारी में रहते हैं, अपने घर के कंपाउंड में रहते हैं, वो एरिया आपका साफ़ सुथरा हो,
क्योंकि आपको वहाँ पर रहना है, ऑल टाइम आपको वहाँ पर घूमते रहना है, तो वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे आपको किसी तरह की डिजीज़ कैच करे। टेकिंग इंटॉक्सिकेंट्स तो अच्छी तरह समझ रहे होंगे। आजकल के बच्चे जो हैं क्या है, अब आप देख लीजिए, जैसे ये आती है ड्रिंक आती है आपकी, क्या नाम है इसका, रेड बुल वगैरह आती है, ऊर्जा आती है, स्ट्रिंग्स आती हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब अच्छी नहीं होती हैं। ये सब प्रिजर्वेटिव्स इसमें की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है, ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। पहली चीज़ तो ये बीपी को रेस कर देते हैं, ये ब्लड प्रेशर को और रेस कर देते हैं, जिससे हमें अपने शरीर में एकदम से बॉडी को हीटअप कर देंगे, एकदम से हमें लगेगा हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ गई, हम बहुत ताकत महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ समय के लिए होता है, ये एक तरीके की आगे चल के बीमारी हो जाती है। इसका कंटिन्यू सेवन करने से हम एक तरीके से आगे शरीर बीमार हो जाता है और शरीर इसका आदी हो जाता है। जब इसको ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, नहीं ले रहे तो हम आलसी जैसे पड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ साथ इंटॉक्सिकेंट्स का मतलब है गलत चीज़ें, अल्कोहलिक चीज़ें हैं। आजकल बच्चे लोग जो हैं इन सब चीज़ों में पड़ गए हैं। अल्कोहलिक में ये बियर जैसी चीज़ होती है और कम अल्कोहलिक परसेंट के वो होते हैं, वो पीते हैं, पसंद करते हैं। स्मोकिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें, तो ये सब इंटॉक्सिकेंट्स, ये सब कहीं ना कहीं आपकी जो है आगे शरीर में ये सब जहरी घोलेंगी। तो ये सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसमें आता है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं? तब जब चेंजेस होता है ड्यू टू चेंजेस, मतलब हमारी जो शरीर है उसमें चेंज आता है, यानी हम जवानी से थोड़ा एज बढ़ते हुए बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज के क्या इफ़ेक्ट होते हैं इसमें। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डिक्रीज़ क्या क्या चीज़ होती है चेंजेस में, जो फिजियोलॉजिकल, मसल साइज डिक्रीज़ होती है, मसल स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होती है, लीन बॉडी वेट होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट हो जाता है, ओवरऑल हार्ट रेट, कार्डियक मसल स्ट्रेंथ, मैक्सिमल ब्लड फ्लो हो जाता है। इसमें चेस्ट एक्सपेंशन है, मैक्सिमल ऑक्सीजन इनटेक, वाइटल कैपेसिटी, पल्मोनरी डिफ्यूजन कैपेसिटी, रिएक्शन टाइम, स्पीड ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ओवरऑल हेल्थ, फिजिकल फिटनेस, इम्यून सिस्टम एंड डाइट। ये सारी चीज़ें जो हैं जब एज बढ़ती है तो ये चीज़ें अपने आप डिक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। और इस एज में इंक्रीज़ क्या क्या चीज़ होता है, हेल्थ प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो जाती है जब एज बढ़ती है, वो परसेंट बॉडी फैट वो इंक्रीज़ होता है, ब्लड प्रेशर वो भी इंक्रीज़ होने लगता है कभी कभी इसमें, ऐसी जब एज बढ़ती है। और अब आता है रेगुलर एक्सरसाइज इफेक्ट। तो रेगुलर एक्सरसाइज इफेक्ट जो है, जितनी मैंने चीज़ बताई वो सारी चीज़ें इंक्रीज़ होती, लेकिन डिक्रीज़ कहाँ होती है, हेल्थ प्रॉब्लम, परसेंट बॉडी फैट और ब्लड प्रेशर। ये चीज़ें जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये चीज़ें सब डिक्रीज़ रहती हैं, यानी फैट ज़्यादा नहीं बढ़ता है, हेल्थ अच्छी रहती है आपकी, और ब्लड का प्रेशर भी आपका डिक्रीज़ रहता है, यानी मेंटेन रहता है आपका, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आती। तो दिस इज़ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग एंड रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। यानी फिजियोलॉजी, जो आपका चैप्टर था फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, तो इसमें फिजियोलॉजी आपका फिनिश होता है। अब आता है इंजरी पार्ट। तो इंजरी पार्ट आता है तो हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है तो इंजरी होना ज़रूरी है। और जब इंजरी होती है तो हमें मेडिसिन लेनी पड़ती। तो इसलिए अब नया आपका ये कॉन्सेप्ट अभी आया है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सरसाइज मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन को हम एक्सरसाइज मेडिसिन भी कहते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। ये जो है ब्रांच, मेडिसिन की जो ब्रांच है, ये तभी ब्रांच अप्लाई होती है जब ये मेडिसिन की ब्रांच, ये स्पोर्ट्स में तभी अप्लाई की जाती है जब ये चीज़ डायग्नोस हो या तो ट्रीटमेंट चल रहा हो इसका, ठीक है, इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो भी इंजरी हुई है इन सब चीज़ों में, या किसी चीज़ से आपको प्रिवेंशन लेना हो उस चीज़ के लिए। द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, यानी FISM, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, मेडिसिन का शॉर्ट फॉर्म है FISM, इज़ द बॉडी टू प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर स्पोर्ट्स इंजरी
यानी ये एक वो बॉडी है जो गाइडलाइन प्रोवाइड करती है आपकी स्पोर्ट्स इंजरी में कौन सी मेडिसिन लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। ये भी डॉक्टर से सही से आप बात करके तभी ये मेडिसिन वगैरह का यूज़ करें। अगर आपका नेक्स्ट डे का कोई कंपटीशन हुआ तो मे बी वो मेडिसिन हो सकता है कि जब आपका टेस्ट निकले तो आप डोपिंग में फंस जाएं, क्योंकि अलग अलग मेडिसिन जो है वो डोपिंग के उसमें बैन है। तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं लेनी है जो डोप उसमें आए। अब नेक्स्ट आता है इसमें फर्स्ट एड एंड इट्स ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एड, आप फर्स्ट एड समझते हैं, किसी भी इंजरी होने के बाद फर्स्ट एड सबसे पहले दी जाने वाली चीज़ होती है। फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर गिवन टू द विक्टिम। फर्स्ट एड जो होती है वो इमीडिएट, तुरंत दी जाने वाली टेम्परेरी केयर होती है विक्टिम को। क्यों? टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज़ टू सेव लाइफ। सबसे पहले उसकी लाइफ को सेव करना है, इसलिए तुरंत इमीडिएट ये चीज़ दी जाती है। फर्स्ट एड वॉज यूज बाय डॉक्टर जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन। फर्स्ट एड जो सबसे पहले यूज़ हुआ था वो सबसे पहले सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ने इन 1879 में ये चीज़ स्टार्ट करी थी, जो कि आज तक चली आ रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है फर्स्ट एड के? फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव है इमीडिएट एड, यानी तुरंत इमीडिएट एड देने वाला। यानी कहीं विक्टिम जो है वो इंजर्ड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अब वो अकेला है, हम पहुंचते हैं और जो है उसकी ब्लीडिंग हो रही, तो हमें उसकी ब्लीडिंग को तुरंत किसी ना किसी तरह रोकना है। चाहे उसकी शर्ट को उतार के उस हिस्से पे बांधना है उसको, ये नहीं कि उसकी हड्डी क्रैक है तो हड्डी सीधी करने की सोचे, नहीं, जो जैसा है वैसी, लेकिन जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में उसके पास रहें। फर्स्ट ये है उसकी ब्लीडिंग को रोकना, क्योंकि जब कोई ऐसे इंजर्ड पर्सन के साथ, ऐसे विक्टिम के पास कोई इंसान पहुंच जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो अकेला पड़ा है इंजर्ड और दर्द से करा रहा है, अगर कोई उसके पास पहुंच जाता है तो उसका कुछ दर्द ऐसे ही कम हो जाता है और उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल वो और भी थोड़ा हाई हो जाता है कि अब जो है मेरे पास कोई आ गया है, शायद मेरे को हॉस्पिटल ले जाए या मेरी जान बच जाएगी। दूसरा काम है स्टॉप ब्लीडिंग। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले उसकी ब्लीडिंग जो हो रही है, यानी ब्लड जो है वो ज़्यादा फ्लो ना हो जाए, खून बहुत ज़्यादा निकल जाने से भी मौत हो जाती, इसलिए सबसे पहले उसकी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप करे। अब अगर उसके पास गाड़ी में फर्स्ट एड किट है तो उसका यूज़ करें, नहीं तो उसकी शर्ट वगैरह का, हैंकी वगैरह है, मफलर है, उसका यूज़ करें लपेट के उस ब्लीडिंग को रोकने का। नेक्स्ट आता है थिंक अबाउट ABC। ABC मीन्स A इज़ एयरवे, B इज़ ब्रीथिंग एंड C इज़ सर्कुलेशन। आर्टिफिशियल ब्रीथिंग यानी AB जो होती है वो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग होती है। एंड कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन यानी CPR, ये रेसिस्टेशन जो होता है, पल्मोनरी रेसिस्टेशन, ये CPR दिया जाता है, ठीक है। ये तुरंत ऑन द स्पॉट ये चीज़ की जाती है। ABC एयरवे यानी हवा, भीड़ ना लगाएं उसके चारों, हवा आने दें, ठीक है, ताकि, और उसको कोशिश करें कि सांस ले, लंबी लंबी सांस ले, ठीक है। उसका सर्कुलेशन जो है, हाथ पैर थोड़ा सा मला जाता है ताकि उसका सर्कुलेशन बॉडी का ठीक रहे। कई लोग घबरा के ही आधे समझिए कि जब एक्सीडेंट होता है, कोई ऐसी चीज़ का इम्पैक्ट होता है, एक्सीडेंट ऐसी ख़राब चीज़ होती है, ईश्वर ना करे कभी किसी के सामने हो, लेकिन अगर किसी के सामने होता है तो आधा तो वो उस एक्सीडेंट के जो उस समय घटना है उससे ही डर जाता है। कभी कदार तो इंसान इतना डर जाता है कि हार्ट अटैक हो जाता है उसको। तो कब उसको सबसे पहले जो है वो घबराहट के मारे पड़ा था, उसको सबसे पहले सर्कुलेशन उसका करें, लोगों की भीड़ ना इकट्ठी होने दें, उसको हवा आने दें थोड़ा, और वरना वो भीड़ देख के और भी ज़्यादा घबराएगा, ठीक है। ब्रीथिंग, उसको सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही तो उसको सांस देने की कोशिश कीजिए कि लंबी सांस खींचो, ठीक है। आर्टिफिशियल ब्रीथिंग, कभी कभी क्या होता है कि हम आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देते हैं माउथ टू माउथ, ठीक है। ये जो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग होती है, जब सांस उखड़ रही होती है तब ये चीज़ दी जाती है। और CPR जो होता है कार्डियक पल्मोनरी, ठीक है, ये जो होता है ये CPR जो हमारी एम्बुलेंस आती है वो देने की कोशिश करती है। कोई एक ऐसा बंदा हो जिसको इस चीज़ की नॉलेज हो, वही ये चीज़ दे सकता है CPR। क्राउड कैप्ट अवे, नेक्स्ट है क्राउड कैप्ट अवे। वही थिंग मैंने जो बताया, एयरवे खुला रहने दें, क्राउड को हटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हवा आएगी, ठीक है, तो इसलिए क्राउड को हटाएं। सिंपैथिक एटीट्यूड रखिए, ये नहीं कि अगर वो लड़ गया, भिड़ गया और खून से लथपथ पड़ा, आप जाके उसका
वो डांटने लगे कि कैसे गाड़ी चलाते हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है, देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया। ये नहीं, उसके साथ थोड़ा सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखें। ऑलरेडी बेचारा वो मरणासन पोजीशन में है, तो उसके साथ थोड़ा सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखें। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें थोड़ी चोट आई है, सही हो जाओगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बेचारा इंकरेज होता है। रैप द इंजर्ड इन क्लोथ और ब्लैंकेट। इंजर्ड पर्सन को रैप कर दीजिए। अगर ठंड का समय है तो तुरंत उसको रैप करिए। क्लोथ या ब्लैंकेट, कोई चीज़ कहीं से भी कैसे भी मुहैया हो जाए, किसी से मिल जाए, तो तुरंत उसको क्लोथ और ब्लैंकेट वगैरह में किसी में लपेट दीजिए, बॉडी उसकी ठंडी ना होने पाए, ठीक है। फ्लूइड शुड नॉट बी गिवन टू द अनकॉन्शियस पर्सन। हमेशा ये ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी घर में किसी को भी फिट्स आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, अगर वो अनकॉन्शियस है, होश में नहीं है, बिल्कुल आप हिला रहे हो, बिल्कुल होश में नहीं, तो ये कोई कोशिश ना करें। मोस्टली लोग कहते हैं पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। अनकॉन्शियस है वो, अनकॉन्शियस, उसमें अगर आपने पानी पिलाया, उसकी सांस में चला गया, वो ऑन द स्पॉट तुरंत ख़त्म हो जाएगा, तुरंत मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, उसको पता ही नहीं है कि पानी का घूंट कैसे घुटका जाएगा। तो कभी भी ऐसे लोगों को फ्लूइड देने की कोशिश ना करें, पानी देने की, जब तक वो होश में ना आए। देन तुरंत डॉक्टर कॉल होती है, उसके पहले ही हो जाती है मेडिकल एड देने के लिए। उसके बाद उसको मेडिकल एड देने सुविधा कराइए, कैसे भी करके उसको पहुंचाइए, और एम्बुलेंस को फ़ोन करिए, और जो भी जिसको भी फ़ोन कर सकते हैं, तुरंत इमीडिएट उसको जो मेडिकल एड है वो प्रोवाइड कराई जाए, चाहे वो हॉस्पिटल के थ्रू हो, डायरेक्ट कॉल करके, या एम्बुलेंस के थ्रू है, वो तुरंत इमीडिएट उसको दीजिए। कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज़ के, अब कॉजेज़ ये हैं, स्पोर्ट्स पर्सन इज प्रोन टू एक्सीडेंट इंजरीज इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव स्टेप्स और फिजिकल फिटनेस लेवल। अब स्पोर्ट्स पर्सन का एक ही चीज़ होता है कि अगर वो किसी चीज़ का ध्यान नहीं देगा, मान लीजिए इसमें बताया है एक्सीडेंट, इंजरीज़, तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्पोर्ट्स पर्सन के साथ होना लाजमी होती है ग्राउंड में। उसको अगर वो एक्टिविटी कर रहा, तो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके के ऐसी समय इंसिडेंट हो जाते हैं ऐसे ऐसे कि उसको इंजर्ड वो हो जाता है बहुत, कभी माइनर इंजर्ड होता है, कभी मॉडरेट होता है, कभी मेजर इंजरी हो जाती है। तो फर्स्ट इसका कारण क्या है, कॉज क्या है? लैक ऑफ फिटनेस। फिटनेस अच्छी ना होने के कारण इंजरी होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। आपकी फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है, लेकिन आप कूद फान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको इंजरी होने के चांसेस हैं। सेकंड आता है अवॉइड एग्रेशन और वायलेंस। हमेशा ध्यान रखें, इंजरी होने के ये भी वायलेंस और एग्रेशन, ये भी बहुत इंजरी होने के। आप अपनी एक्टिविटी से हटे और दूसरी तरफ दिमाग लगाया आपने दूसरे को गिराने में या वायलेंस में, तो सबसे पहले इंजरी आप ही को होगी, उसको नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आप अपने दिमाग अपनी एक्टिविटी से हटा दिया, कंसंट्रेशन आपका हट के दूसरी चीज़ में चला गया, तो इंजरी होने के चांसेस आपको पहले हो जाएंगे। वायलेंस, एग्रेशन दूसरी चीज़ में आता है, लड़ाई होना। एक दूसरे से, अपोनेंट से कहीं लड़ाई हो गई तो क्या होता है कि वो मारा पीटी में कहीं ना कहीं इंजर्ड हो ही जाते हैं लोग। आपने कितने वीडियोस देखे होंगे स्पोर्ट्स पर्सन के, तो वो इंजरी होने की ये भी चांसेस रहते हैं। तीसरा है पुअर कॉन्सेंट्रेशन। पुअर कॉन्सेंट्रेट यानी किसी चीज़ में सही से कॉन्सेंट्रेट ना करना। पुअर कॉन्सेंट्रेशन ये होता है आपका, अगर आप किसी चीज़ पे सही से कोई चीज़ बताई जा रही है एक्टिविटी, अगर आपका कंसंट्रेशन उसमें अच्छा नहीं है, तो यानी वो एक्टिविटी आप सही से सीख नहीं पाए हैं, जब आपको कराई गई तो आपने गलती हुई और आप इंजर्ड हुए। फोर्थ इज ओवर स्ट्रेस और टेंशन। कभी भी किसी तरह का ओवर स्ट्रेस हो, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा हो, चाहे आपको कोई टेंशन हो, तो उस समय कोशिश करें कि आप जो है फिजिकल एक्टिविटी उस समय ना करें, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आप टेंशन, ओवर स्ट्रेस की वजह से अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ठीक से ना कर पाने के कारण इंजर्ड हो सकते हैं। और वो सिर्फ रनिंग ही नहीं होती है, एथलेटिक्स की नहीं, हो सकता है वेट लिफ्टिंग का आप कर रहे हो, ठीक है, आप जिम में हो, तो उसकी इंजरी तो और भी खतरनाक होती हैं, आप जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका फॉल्टी स्किल एक्शंस। आपको कोच ने ट्रेनिंग देते समय बहुत से ऐसे एक्शन सिखाए सीरियस क्लास में, लेकिन आपने क्या हुआ, उसको सही से नहीं सीखा। अब क्या हुआ, वो ना सीखने के कारण आप जब अपनी स्किल को परफॉर्म करने आए तो वो फॉल्टी रहे, यानी वो सही से नहीं कर पाए, गलत तरीके से करे, जिसके कारण आप इंजर्ड हुए। नॉट फॉलोइंग रूल्स। रूल्स को भी फॉलो ना करना भी इंजरी का कारण बनता है।
पुअर प्ले फील्ड अगर अच्छी ना हो, साफ़ सुथरी ना हो, उबड़ खाबड़ होगी, कांच होंगे, वहाँ पर पत्थर होंगे, तो पुअर प्ले फील्ड होने के कारण भी कोई भी गिरेगा तो उसको बहुत ज़्यादा चोट आएगी। तो पुअर प्ले फील्ड भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है इंजरी के लिए। नॉट कंसिडरिंग सेफ्टी मीन्स जो होते हैं, जो बताए जाते हैं कि आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो अपने साथ ये इक्विपमेंट्स लेके जाइए, क्योंकि ये इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो आपको कहीं भी जब आप कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको कोई ऐसी जगह से उतरना होगा या चढ़ना होगा, तो आपको ये इक्विपमेंट्स, ये सेफ्टी मीन्स जो हैं उसको पहनना है और तब ये करना है। तो अब सेफ्टी मीन्स में सबसे बड़ा तो मेन हेलमेट आता है। अगर आपने वो चीज़ नहीं मानी और आप बाय द वे मिस्टेक आपसे हो गई तो आपको सीरियस इंजरी हो सकती है। तो सेफ्टी मीन्स का बहुत ध्यान रखें। नॉट वेयरिंग प्रोटेक्टिव गार्ड्स, वही चीज़ मैंने बताया अभी कि प्रोटेक्टिव गार्ड्स जो होते हैं, सेफ्टी मीन्स जो होती हैं, इसका ध्यान रखा जाता है। सेफ्टी मीन्स में हमारे ऑफिशियल्स भी जो होते हैं हमारी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, ऐसे कोई ट्रैक हमें नहीं देते हैं जहाँ पर बहुत खतरा हो। और प्रोटेक्टिव गार्ड्स आपको पहनाए जाते हैं, उन प्रोटेक्टिव गार्ड्स का ही यूज़ करें। अगर बैट्समैन हेलमेट ना पहने और उसके सर में बॉल लग जाए तो वो सोच लीजिए उसकी मौत भी हो सकती। फिल ह्यूज थे, वो तो हेलमेट भी पहने थे, उसके बावजूद उनके पीछे के हिस्से में बॉल लग गई थी, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो कई लोग ऐसे इंजरी का शिकार हुए, तो प्रोटेक्टिव गार्ड्स का यूज़ ज़रूर करें, चाहे वो चेस्ट पैड हो, थाइज हो, एब्डोमिनल गार्ड हो, सब चीज़ का यूज़ करना चाहिए। वो अलग अलग एक्टिविटी के अलग अलग प्रोटेक्टिव गार्ड्स होते हैं। रॉन्ग ट्रेनिंग मेथड, अगर आपको ट्रेनिंग मेथड अच्छा ना मिला हो, गलत बताया गया हो, सही से ना सिखाया गया हो, और या आपने सही से ना सीखा गया हो, तो ये भी आपकी इंजरी का कारण बन सकता है। अच्छा ट्रेनिंग आपको नहीं मिली तो इंजर्ड तो होना लाजमी, ये तो आपको पता है, क्योंकि ट्रेनिंग सीरियस जिसने करी है उसी का भविष्य उज्ज्वल है। जिसने ट्रेनिंग सीरियस नहीं करी, यानी जाते तो सैकड़ों लोग हैं ट्रेनिंग करने, लेकिन कर उसमें से कुछ ही लोग पाते हैं जो सीरियस करते हैं। और लास्ट है रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी। रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी यानी किसी भी इंजरी का अगर गलत ट्रीटमेंट हुआ है तो भी बहुत मुश्किलें पड़ सकती हैं। अब मान लीजिए मैं इस हाथ से बॉलिंग कराता हूँ, अब राइट हैंड से बॉलिंग कराता हूँ, राइट साइड मेरा किसी वजह से किसी एक्सीडेंट में टूट गया। अब टूटने के बाद मेरी जो अल्ना रेडियस थी वो टूट गई दोनों, ठीक है। अब वो डॉक्टर ने जब जोड़ी तो उसको रॉन्ग ट्रीट करा, उसको यानी गलत तरीके से जोड़ दी। अब मेरा करियर तो ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं बॉलिंग वगैरह करा नहीं सकता हूँ। ये तो अल्ना रेडियस है, अगर जॉइंट्स में हो गया तब तो और भी ख़राब है। आप जीवन भर के लिए फिर घर पे बैठ गए, आपका फ्यूचर ख़त्म हो गया। तो रॉन्ग ट्रीटमेंट भी जो है कभी कभी स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बहुत मेन कारण बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। आपके नेक्स्ट क्लास में ये दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है।